चले देखो। देखो चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और इसका जो लेखक है उसका क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना? इस लेखक का क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चीज है। देखो, ये जो कहानी है प्रेम और बलिदान की कहानी है। यानी एक तरह से क्या है कि ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तुम लोग को पहले ही बताए थे कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तो देखो कहानी जो है, कहानी जो स्टार्ट होता है, देखो क्या है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीच कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिर चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने, खोमचे और भोर भाड़े वालों के जंगलों में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। देखो, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये जो कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो अमृतसर की तंग गलियों से शुरू होता है। अमृतसर पंजाब के आसपास का इलाका है, वहीं से क्या है ये कहानी शुरू होता है। उस कहानी में कहा जा रहा है कि अमृतसर की जो तंग गलियां हैं ना, तो उसमें जो इक्के गाड़ी वाले हैं, इक्के गाड़ी वाले मतलब समझ रहे हैं किसको कहते हैं? घोड़ा गाड़ी, यानी टमटम जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अब उसका जगह ये जो टोटो ले लिया, जिसको टिर्री भी कहा जाता है ना? नहीं तो पहले क्या होता था कि टमटम सब चलता था। तो उसी की बात कर रहा है कि अमृतसर की तंग गलियों में क्या होता है कि घोड़े गाड़ी पर बैठ करके क्या है ना कि घोड़े घोड़े पर चाबुक मारते हुए, यानी नहीं होता है जिस तरह घोड़े को चाबुक मार के उसको दौड़ाते जा रहा है। और बोला कि क्या मजाल कि उस तंग गलियों में कोई आदमी सड़क पर जा रहा है, उसको ऐसे बोल दे हट जाए। उसको भैया जी, नानी जी, दादाजी ऐसे करके जब तक उसको प्यार से नहीं बोलता था ना, तब तक वो सड़क से क्या होता था, हटता नहीं था। और जनरली तुम लोग इस तरह का बाजार में भी देखता होगा कि अगर तुम जा रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो नहीं सुनेगा। जब आराम से बोलेगा हटिए भैया, तब क्या होगा, साइड होगा। और अगर तुम वही जोर से बोल देगा तब तो फिर क्या है, आंख निकाल कर देखेगा। ऐसा होता है ना? तो ये चीज है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। बोला गया यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने: हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पुत्ता प्यारे, बच जा लंबी वारिये। कहने का मतलब देखो यहाँ पर है, देखो उसका अर्थ भी यहाँ पर है। ए बात नहीं। बोला गया कि समष्टि में इसका अर्थ है, वो कह रहा है कि टमटम वाला क्या है कि जब कोई बुढ़िया को बार बार बोल रहा है हटने के लिए, जब वो नहीं सुनती है, तब वो कहती है तो हट जा। ये जो यहाँ पे है, हट जा जीने जोगी, हट जा कर्म वाले, हट जा पुत्ता प्यारे, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया कि तू जीने योग्य है। यानी उस बुढ़िया को कह रहा है कि तब कैसे बोलता है, इसका अर्थ जो है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी वो जो पंजाबी भाषा, अमृतसर सब की भाषा क्या है, पंजाबी है, पंजाब के आसपास का एरिया है, तो वहां पे वो चीज बोला जा रहा है। तो बोला गया कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। बोला गया इसी तरह क्या होता है कि वो बम्बू काट वाला घोड़ा गाड़ी क्या है कि इसी तरह वो घोड़ा गाड़ी आते आते क्या है, एक लड़का और एक लड़की क्या है, चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। यानी कि उसके वेशभूषा से
ये पता चल पड़ता था कि दोनों क्या है, सिख है ना। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया, यानी दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि एक क्या है कि अपने मामा के केस धोने के लिए, केस मतलब या बाल, बाल धोने के लिए क्या लेने के लिए आया था, दही, और दूसरा क्या है, रसोई घर के लिए, खाना बनाने के लिए क्या, बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। और बोला गया कि जो दुकानदार था वो क्या है ना, एक ग्राहक से क्या था, वो घिरा हुआ था कि जो शेर भर पापड़ लिया था ना, उस पापड़ की गड्डी को बिना गिने वो वहां से हट नहीं रहा था। तो ये चीज है। अब देखो उसके आगे है, इतने में फिर क्या होता है, बातचीत होता है तब तक में, है ना। तो वो पूछता है तेरे घर कहाँ है, वो क्या बोलता है, मगड़े में, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है। तो वो बोलता है अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, यानी कि देखो लड़का पूछा कि तेरे घर कहाँ है, तो वो क्या बोलता है, मगरे में। फिर वो बोलता है और तेरे, यानी दोनों में पात्र परिचय होता है। तो वो बोलता है मांझे में। फिर बोलता है यहाँ कहाँ रहती है, तो वो फिर क्या बोलता है, अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं। और वो लड़का भी क्या बोलता है कि मैं भी कहाँ हूँ, मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। इतने में क्या है, दुकानदार जो दूसरे ग्राहक को सामान दे रहा था उससे वो निपटा, और फिर क्या है, इनका सौदा देने लगा, यानी ये दोनों जो सौदा लेने के लिए आया था, दही और बड़ी, ठीक है ना। तो सौदा लेकर दोनों क्या हुआ, साथ साथ चला। कुछ दूर जाकर क्या है, लड़के ने क्या किया, मुस्कुरा कर पूछा, क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है ना। कुड़माई मतलब क्या होता है? मालूम है ना। हाँ, तो क्या बोलता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, ये ना। तो इस पर लड़की क्या है, कुछ आंखें चढ़ा करके, है ना, लड़की कुछ आंखें चढ़ा कर क्या है, धत कहकर दौड़ गई, और लड़का क्या है, मुंह देखता रह गया। यानी लड़का क्या एक टोन में क्या है कि कुछ दूर जाकर वो क्या पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी शादी हो गई, तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की क्या है, आंख चढ़ा करके थोड़ा गुस्सैल नजरों में क्या है, देख करके वो धत कहकर क्या होती है, भाग जाती है शर्मा करके, है ना। हाँ, और लड़का क्या है, मुंह देखते रह जाता है। तो अब देखो, फिर इसी तरह क्या है, दूसरे दिन तीसरे दिन दोनों का क्या होता है, मिलना जुलना होता है। सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात क्या है, दोनों मिल जाते हैं, मतलब किसी न किसी बहाने क्या है ना, दोनों की अक्सर क्या होती है, भेंट मुलाकात हो जाती है। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। यानी क्या महीना भर क्या है कि दोनों किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता था, मिल जाता था। और दो तीन बार क्या उस बीच में लड़का क्या है, बार बार उससे क्या पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़की का वही जवाब रहता था, धत का कर वो क्या होता था, भाग जाते थे, है ना। तो एक दिन क्या है कि जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़का क्या है, फिर एक दिन क्या है कि वैसी ही हंसी में फिर चिढ़ाने के लिए उस लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई, है ना। तो लड़का का जो एक्सपेक्टेशन था, उस अनुभव से वो पूछा कि फिर से कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसको फिर से सोचा कि वही जवाब मिलेगा दत्त। लेकिन क्या कि इस बार उसको क्या जवाब मिला, हाँ हो गई। यानी लड़का जो सोचा था वो जवाब उसको नहीं मिला, है ना। तो अब फिर क्या है कि लड़का का जवाब है कब, है ना। तो लड़की क्या बोलती है, कल, देखते नहीं रेशम से ये कढ़ा हुआ सालू। तो लड़की क्या बोलती है, कल ही हुआ, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, ये बोलकर क्या है कि लड़की फिर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, और लड़का भी क्या है, अपने घर के रास्ते चला, है ना। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यानी कि देखो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया कि लड़का का जो है वो दिल टूट गया, है ना। अब बेचारा क्या है, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि हाँ, फिर वो जो सोच रहा था, उसको जो आंसर मिलना चाहिए वो आंसर तो उसको मिला नहीं, है ना। हाँ, हाँ। तो अब उसको जो आंसर नहीं मिला था, अब देखो उसका रिएक्शन क्या होता है।
तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, मतलब गड्ढे में क्या है, लड़के को ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी कोई ठेला वाला था उसका है ना, उसको इधर उधर कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा, यानी क्या था, वो गुस्सा में था, एक कुत्ते को पत्थर मारा। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, है ना। और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। मतलब जब उसका पूरी तरह से समझो कि दिल टूट गया, तो वो रास्ते में क्या है, तबाही मचाते हुए घर पहुंचा। अंत में एक बूढ़ी से टकराया, एक वैष्णवी से जो नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रही थी उससे टकराया। तो उसको अंधे की उपाधि मिलने देता है कि दिखता नहीं है, कभी कभी बोल देता है ना, अगर किसी से टकराता है तो वो अंधे की उपाधि पाते हुए अंततः वो क्या है, घर पहुंचा। ये था प्रथम दृश्य, है ना। कहानी अब फ्लैशबैक में जाएगा। ये अभी तक कहानी फ्लैशबैक में था, यानी क्या है कि बचपन के दिनों को याद कर रहा है वो लहना सिंह, है ना। अब देखो क्या है, अब ये अभी तक कहानी में हम कहाँ थे, फ्लैशबैक में थे। अब आते हैं पॉइंट पे। बोला गया, राम राम यह भी कोई लड़ाई, क्योंकि देखो युद्ध के मैदान में है, वो इस बात को एजम्पशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। बोल रहा है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। देखो यूरोप में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, यूरोप का जो मौसम होता है वो बर्फीला होता है, ठंडा होता है। तो बोला गया कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, खंदक में बैठे बैठे क्या है, हड्डियां अकड़ गई है। मतलब देखता है ना, जब लगातार एक जगह बैठा रहता है तो क्या होता है कि शरीर से पकड़ लेता है, उठकर तब ना 2 मिनट भागता है, ये चीज है। तो देखो लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। बोला गया कि यहाँ पर यूरोप में जो युद्ध लड़ा था ना, तो लुधियाने से कितना गुना अधिक जाड़ा था, यहाँ पर 10 गुना अधिक। ऊपर से बर्फबारी अलग हो रहा था, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। मतलब इसका जो घुटना तक है ना, वो किस में धसा हुआ है, कीच अर्थात कीचड़ में। पिंडलियां तक कीच में धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। और लगे घंटे 2 घंटे में क्या है कि बम का धमाका होते रहता है और ऐसा लगता है कि कान का पर्दा फाड़ देगा, ये चीज है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। बोला गया कि ये बम के गोले से अगर बचे तब तो कोई युद्ध लड़े, क्योंकि घंटे 2 घंटे में क्या होता था कि बमबारी होते रहता था, ये चीज है। नगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। बोला गया कि जो कहीं वो, यानी खंदक मतलब समझ रहा है, अगर तुम लोग बॉर्डर मूवी देखा होगा या सेना वाला मूवी देखा होगा, तो उसमें जो युद्ध का दृश्य होता है, देखता है कि वो एक गड्ढा सा बना रहता है, उसके अंदर से वो छिप करके क्या होता है, फायरिंग करता है, या पूरा यहाँ से वहाँ बोरा का ढेर लगा रहता है, फिर उससे से छिप करके युद्ध करता है। तो बोला गया कि खंदक से अगर थोड़ा सा भी कोहनी या सिर का साफा निकल जाता था ना, तो चटाक से उधर से क्या होता था, दुश्मन का गोली आकर लग जाता था। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। बोला गया, वो बोल रहा है लहना सिंह कि ना मालूम कि इस बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए। वो फिर बोल रहा है कि लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो कहाँ पे बिता दिए, खंदक, यहाँ जहाँ पे युद्ध हो रहा था। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। मतलब देखो यहाँ पे क्या था कि जो सेना का जो दल बल था ना, तो एक सेना को कम से कम 7 दिन वहां पे पहरा देना होता था। 7 दिन के बाद क्या होता था कि दूसरी टीम आती थी, फिर ये लोग रिलीफ में जाता था। तो बोला गया कि 4 दिन क्या हो गया, खंदक में बिता लिया था, और 3 दिन किसी तरह खंदक में बिताना था। फिर क्या है, 7वें दिन दूसरी टीम आएगी, वो यहाँ का स्थान लेगी, फिर ये लोग वहां से रिलीज होगा, ये चीज है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल किसी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बोला गया कि 7 दिन बाद जब छुट्टी होगा ना, तो उसी फिरंगी मैम की, यानी कि जहाँ पे ये लोग रुका था, क्योंकि देखो ये यूरोप की धरती पर युद्ध लड़ रहा है, तो बोला गया कि उसी फिरंगी मैम के यहाँ रुकेंगे, जहाँ पर मजे से खाएंगे। और बोला कि वो फिरंगी मैम इसको सब कुछ देती थी। उस फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। यानी बोला गया कि उस फिरंगी मैम के बाग बगीचे में सब चीज है। जो खाता है ना दूध दूध, वो चाहता है इसका पैसा दें, लेकिन फिरंगी मैम क्या है, पैसा लेना
नहीं चाहते। वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वो उसका कहना है। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। बोला गया कि 4 दिन तक क्या है, वो खंदक में उसी तरह रहा, बिना पलक झमकाए, यानी बिना नींद लिए। और फिर देखो यहाँ पे एक कथन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो लाइन है, इसका अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबान साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यानी बोला गया कि वो उसका कहना है कि अगर घोड़े को अगर हम लगातार फेरते नहीं रहेंगे, उसको दौड़ाते नहीं रहेंगे ना, तो फिर उसका चाल ढाल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह सिपाही को, सिपाही भी अगर बंदूक से लगातार प्रैक्टिस नहीं करते रहेगा, तो फिर उसका निशाना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चूक जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यही है चीज है। तो वही चीज बोला गया, अगर थोड़ा सा एक ऑर्डर मिल जाए तो मैं अकेले 7 जर्मनों को क्या करूं, मार दूं। ये किसका कहना है, लहना सिंह का। फिर देखो बोला गया कि पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। वो बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि कुछ दिन पहले क्या है कि जर्मन सैनिक को पीछे तक खदेड़ा था, और बोला गया वो तो है कि जनरल साहब ने पीछे हटने का आदेश दे दिया, नहीं तो इसको क्या है, बर्लिन तक खदेड़ देते। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये ध्यान रखना। फिर बोला गया क्यों। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। देखो अब यहाँ पे जमादार कौन, यानी जमादार कहते हैं। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, इन सब की बातों को सुना ना, जमादार सब की बातों को। तो सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा कि इस तरह के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। यानी कहने का मतलब है कि अब जो सैनिक है, जो नॉर्मल सैनिक है, जो जमादार है, जो नायक है, वो बोल दिया कि एक बार ऑर्डर मिल जाए तो यहाँ से गोली का एकदम लाइन बिछा देंगे। तो वो बोला गया कि इस तरह से अगर वो ऑर्डर देगा ना, तो जो बड़ा अफसर को रखा गया वो क्या है, दूर तक का सोचता है कि अगर ये सिपाही को ऑर्डर दिया एक तरफ बढ़ जाओ, हो सकता है कि दुश्मन पीछे से हमला कर दे। इसलिए बोला गया कि जो बड़ा अफसर होता है, जो सेना का कमांडिंग अफसर सब होता है ना, वो दूर तक की सोचता है, इसलिए जल्दी आक्रमण नहीं करता है, वो एक प्लानिंग के तहत करता है। तो ये चीज बोला गया कि जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बोला गया 300 मील की दूरी है, अगर एक तरफ ही सारा सैनिक बढ़ जाएगा तो फिर पीछे से अगल बगल से क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, यानी कि पूरा शरीर क्या है, ठंड से जम गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। यानी बोला गया एक तो क्या है कि युद्ध तो हो नहीं रहा है, और पूरा क्या है, पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है। बोला गया कि एक बार गोली उली चल जाता तो शरीर में क्या आता, गर्मी आ जाता। यानी एक बार अगर युद्ध हो जाता तो शरीर में फिर से क्या आ जाता, गर्मी आ जाता। ये चीज है। फिर देखो बोला गया कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी समझता है किसको बोलते हैं, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी किसको बोला गया, हम्म, देखो सिगड़ी बोला जाता है जिसको बोलचाल की भाषा में आग तापने के लिए जो बनाया जाता है ना, हाँ, बरसी जो इसको कहते हैं। अब उसका जगह हीटर सब ले लिया है, हीटर ब्लोअर सब ले लिया है, तो उसी को। तो यानी यहाँ पर बोला गया कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा सिंह, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। यानी कि देखो शाम का समय हो गया था, तो बर्फबारी जो हो रहा था, तो क्या है कि बर्फ गल गल के दे दे क्या होता था, कीचड़ बन जाता था, पानी बन जाता था। तो एक को बोला गया कि तुम क्या है, खंदक से सारे पानी को बाहर फेंको। एक को बोला गया कि पूरा क्या है कि ड्यूटी चेंज करने के लिए कहा गया, किसी का ड्यूटी खंदक के बाहर था, किसी का अंदर था, सबका स्थान परिवर्तन किया गया। और जो सूबेदार था वो पूरा खंदक का क्या किया, चक्कर लगाने लगा।
वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक मतलब क्या बताए थे कि जो उस पलटन में क्या है, हंसी मजाक का माहौल बनाए रखे, लोगों को उदास ना होने दे, किसी न किसी बात पर वो कॉमेडी करते रहे और सब हंसते रहे। ये चीज है। पार्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी कि देखो वो क्या है कि किसी न किसी बात पर क्या होता था, कॉमेडी करते रहता था, और खंदक का जितना सैनिक है ना, सब उनकी बात को सुनकर क्या होता था, हंसते रहता था, वो सबका इंटरटेन करते रहता था। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यानी बोला गया कि ऐसा पानी जो है ना, पंजाब भर में नहीं मिलेगा ऐसा खाद पानी। क्योंकि वो इसलिए ऐसा बोला कि उसके पैरों की मिट्टी से क्या है, वो मिट्टी जो जिस जगह वो खड़ा है वो भारत देश की मिट्टी है। तो अपने देश प्रेम को वो जोड़कर बोला कि ऐसा पंजाब में भी नहीं मिलेगा अगर यहाँ के खाद पानी में ये पानी दे देते हैं तो। फिर देखो बोला गया, हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। यानी बोला गया कि जब लड़ाई खत्म होगी ना, तो मैं सरकार से क्या है 10 गुना ज्यादा जमीन मांग लूंगा और क्या है फलों के बूटे लगाऊंगा, यानी मतलब बाग बगीचे लगाऊंगा। लाड़ी होरों को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। तो लाड़ी होना कहने का मतलब है कि अपने यानी देश से कि अपनी मैडम को भी बुला लोगे या उसी फिरंगी मैम के सहारे रहोगे। तो बोला गया चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। फिर वो क्या बोलता है कि चुप कर, ऐसी बात नहीं बोलना है, यहाँ वालों को क्या इस चीज को लेकर शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। एक मिनट, यहाँ से कुछ लाइन मिस हो गया है वही है। सही है। देखो क्या है, बोला गया कि देश देश की चाल है, आज तक मैं समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। यानी वो फिर उस फिरंगी मैम के बारे में बोल रहा है कि उस फिरंगी मैम को ये पता नहीं है कि जो सिख लोग होते हैं वो तंबाकू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, ये चीज है। और वो बोलती है कि वह सिगरेट देने में हट करती है, यानी वो जिद करती है कि सिगरेट पिए, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो सी यानी है ना फिरंगी मैम समझती है कि राजा बुरा मान गया और अब मेरे देश के लिए नहीं लड़ेगा। फिर देखो लगे अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। तो बोला अच्छा है, यानी अब फिर क्या है कि लहना सिंह पूछता है सूबेदार हजारा सिंह से कि अब बोधा सिंह कैसा है, तो बोलता है अच्छा है। फिर वो बोलता है जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये लाइन भी, जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जाड़े में निमोनिया होने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो फिर उसको मुरब्बे नहीं मिला करते, अर्थात स्वर्ग नसीब नहीं होता, उसके कहने का मतलब ये था, है ना। तो बोला गया कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यानी कि देखो वो अभी जो यहाँ पे बात हो रहा है इस जगह कि वजीरा सिंह के बीच बात हो रहा है, तो वजीरा सिंह उससे पूछा तो वो ये सारा बात बताया। ए बात काय कर रहा है रे। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर क्या क्या मरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गाओ हाँ कैसे। यानी तो देखो कि दोनों में आपस में वजीरा सिंह और लहना सिंह के बीच जो बातचीत हो रहा था, तो जो लहना सिंह जो मरने की बात कर रहा था ना,
तो वजीरा सिंह बोलता है, क्या मरने मरने की बात कर रहे हो, मरे तो जर्मन और तुर्क। तुर्क अर्थात कौन? तुर्की के लोग। ये चीज है। भाइयों कुछ गाओ। फिर वो बोलता है कि कुछ गाओ। कैसे? हाँ कैसे? तो अब देखो यहाँ पे कुछ गीत है। दिल्ली शहर ते पिसौर न नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नारे दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए ना, कद्दू अन्याय मजेदार गोरिए, हुन लागा चटाकू कदुए ना। कहने का मतलब देखो ये पंजाबी में है, इसका अर्थ क्या है ये चीज जानो। बोला गया कि ए दिल्ली से पेशावर को जाने वाली, पेशावर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान का एरिया है। तो बोला गया कि ए दिल्ली से पेशावर जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार करना, यानी लौंग इलायची का व्यापार कर लेना। अरे ना भी कर लेना, बोला कि व्यापार कर भी लेना या ना भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है ना, एक तरह से क्या है, इस लाइन पर फुहरता का आरोप लगा है। फुहरता कहने का मतलब है कि इस लाइन के द्वारा क्या है कि स्त्रियों पर एक तरह से कमेंट किया गया है, इस चीज को लेकर यहाँ पे ये बात किया गया है कि एक गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। तो बोला कि कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहो। यानी बोला कि जैसे ही ये गीत गाया ना, तो फिर से सारा खंदक एक तरह से क्या हो गया, ताजा हो गया। लगा कि 4 दिन से क्या है, मौज में है, सोते हैं और मौज करते हैं। ये चीज है। अब देखो उसके आगे क्या है। दोपहर रात गई, बोला कि रात का समय है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बरान कोट मतलब यहाँ से लेकर पैर तक, जिसको ओवरकोट भी एक तरह से बोला जाता है। बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोला है कि तीसरे अथी में आए तो रात का शहर है ना, रात का समय है, दोपहर बीत गया है। बोधा सिंह क्या है, 3 खाली का टीन है, उस पे लेटा हुआ है, 3 कंबल ओढ़ करके, यही ना, ब्राउन कोट पहन करके। और लहना सिंह क्या है कि पहरा दे रहा है, और एक नजर उसका क्या है कि बाहर की और एक नजर बोधा सिंह के ऊपर है। और बोला गया बोधा सिंह कराहा, मतलब बोधा सिंह बीमार है, दर्द से कराहा। तो लहना सिंह बोलता है, क्यों बोधा भाई क्या है? तो वो बोलता है, पानी पिला दो। तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कोहो कैसे हो, यानी उसको पानी देकर पूछा, कोहो कैसे हो। तो पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कपनी छूट रही है मतलब देखता है ना, ठंड समय में, ठंड के समय में जब नहा के आता है तो क्या होता है, पूरा दांत कटकटाता है, ये ना। तो बोला गया कि कपनी छूट रहे हैं और रोम रोम में क्या है, तार दौड़ रहा है, यानी दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो लहना सिंह फिर क्या बोलता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो बोधा बोलता है, और तुम? यानी बोला गया कि अगर तुम अपनी जर्सी मुझे दे देते हो तो और तुम? तो बोलता है, मेरे पास सिगड़ी है, यानी वो आग तापने के लिए जो है, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रही है। और वो लहना सिंह बोलता है क्या है कि मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। और वो बोधा सिंह मना करता है कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तो तुम मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर लहना सिंह बोलता है, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। फिर लहना सिंह झूठ क्या बोलता है, हाँ याद आई, मेरे पास क्या है, दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। और ये कहकर क्या है, लहना सिंह अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। तो बोधा सिंह बोलता है, सच कहते हो? तो लहना सिंह बोलता है, और नहीं झूठ। यूं कहकर ना ही करते करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। और खुद क्या है ना, वो जो उसके ऊपर कोट था वही पहनकर फिर से क्या है, पहरे पर आकर खड़ा हो गया। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। बोला गया कि अभी ये बोधा सिंह को बोला ना कि आज ही मैम ने मेरे लिए है जर्सी भेजी है, तो बोला कि वो जर्सी की कहानी केवल क्या थी, कहानी थी। वो बोधा सिंह को जर्सी पहनाने के लिए उसने क्या किया था, झूठ बोला था। ये चीज है।
आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो आज जब है ना, कुछ समय बाद क्या होता है कि खाई के मुंह से आवाज आई, क्या? सूबेदार हजारा सिंह। तो कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर। तो बोलता है कौन? तो बोलता है लेफ्टिनेंट साहब। तो बोलता है हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना। वो लेफ्टिनेंट साहब आता है और वो बोलता है कि देखो इसी टाइम इसी समय क्या करना होगा? धावा करना होगा। धावा मतलब होता है हमला करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन, नहीं बोला है कि मील भर दूरी पर क्या है, एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन सैनिक नहीं है। इन पेड़ों के नीचे दो खेत कट का रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आए हैं। बोला गया कि यहीं से क्या है कि खेत है, खेत के बीच से रास्ता गया है और 3-4 क्या है, मोड़ है, और उसी मोड़ पर क्या है, 10-15 जवान खड़े कर कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। वो लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है कि 10 आदमी को छोड़ करके बाकी सारे सैनिकों को ले जाकर के क्या है, उस खंदक पर हमला करो और वहीं पर डटे रहो, हम यहाँ पे रहते हैं, जब तक हुक्म ना मिले तब तक वहां पर क्या है, डटे रहना है। तो बोलता है जो हुक्म। और चुपचाप क्या है, सब तैयार हो गए युद्ध के लिए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, और जो बोधा बीमार था, लेटा हुआ था, वो भी क्या है, कंबल उतारकर युद्ध पर जाने के लिए तैयार होने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, और लहना सिंह जब आगे हुआ ना, तो बोधा सिंह के पिता कौन, सूबेदार हजारा सिंह ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। और देखो कोई वहां पे रुकना नहीं चाहता, सब चाह रहा था कि हम जाएं तो हम जाए युद्ध लड़ने के लिए, कोई वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं था। अब पीछे 10 आदमी उस खंदक में कौन रहे, इस बात पर बड़ा हुज्जत हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये चीज है। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। और क्या है, किसी तरह 10 आदमी को समझा बुझाकर क्या है, मार्च करना, मतलब होता है वहां से निकलना, ठीक है ना, ये चीज है। ऐसे मार्च एक महीने का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे मार्च का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना मार्च पास्ट करना, एनसीसी के टर्म में ये वर्ड आता है, मार्च पास्ट करना, ये चीज है। तो वहां से क्या क्या वो मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगरे के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। और लेफ्टिनेंट साहब के है ना क्या है कि जो लहना का जो सिगरी था ना, उस सिगरी की तरफ क्या है, वो उल्टा मुंह करके क्या हो गया, खड़े हो गए, और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। और वो अपने पॉकेट से क्या क्या सिगरेट निकाला और सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। वो सिगरेट पीते हुए 10 मिनट बाद क्या है, वो लेफ्टिनेंट साहब क्या है, लहना की ओर सिगरेट बढ़ाकर क्या कहा कि लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, यानी कि जैसे उसकी तब सिगरेट बढ़ाया ना, तो उसका जो बाल देखा, हाव भाव देखा ना, तो उसका माथा थोड़ा देर के लिए ठनक गया कि लेफ्टिनेंट साहब का जो पट्टियों वाला बाल था, बड़ा बड़ा बाल था, एक दिन में वो बाल कहाँ गायब हो गया, ये चीज है। और बोला गया कि और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, यानी कि उनका जो बाल था वो क्या था, कैदियों की तरह कटा हुआ बाल था। इस बात को लेकर क्या है, लहना सिंह का माथा थोड़ा देर के लिए क्या हो गया, ठनका, वो सोच में पड़ गया। शायद शराब पिए हैं, फिर वो सोचा कि हो सकता है कि शायद लेफ्टिनेंट साहब क्या है, शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। देखो यहाँ पे लहना सिंह को डाउट हुआ, तो वो फिर सोचा हो सकता है कि लेफ्टिनेंट साहब ने शराब पिया हो और बाल कटाने का मौका मिल गया होगा। फिर भी उसने क्या जांचना चाहा कि लेफ्टिनेंट साहब उसकी रेजिमेंट में कितने साल से थे, 5 साल से। स्वाभाविक है कि 5 साल से अगर कोई रहेगा, उसके चाल चलन हाव भाव को तो अच्छी तरह से समझ लेगा, ये चीज है। तो क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लहना सिंह बोलता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो लड़ाई खत्म होने पर क्यों यह देश, क्या क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलता है क्या कि लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश तुमको पसंद नहीं है। नहीं साहब,
शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। तो फिर लहना सिंह बोलता है, नहीं साहब, शिकार का जो मजा अपने देश में यानी भारत में आता था, वो मजा यहाँ नहीं आ रहा है। याद है पौरसाल? पारसाल नकली लड़ाई, पारसाल मतलब होता है पौरसाल। देखो बोला गया, याद है पारसाल? पारसाल मतलब होता है पौरसाल यानी पिछले साल। नहीं बोलते हैं पौरसाल हम लोग बोलचाल की भाषा में। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। वो अपने लेफ्टिनेंट साहब को बोला कि याद है पिछले साल हम लोग क्या है कि नकली लड़ाई यानी शिकार करने के लिए कहाँ गए थे? जगाधारी जिले में गए थे। कहाँ गए थे? जगाधारी जिले में। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे। और बोला कि हाँ वही, जब आप किस पर सवार थे? खोते। खोते मतलब क्या होता है? गधा, ठीक ना? जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। और बोला गया कि आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर को है ना जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। वो बोल रहा है कि याद है कि पिछले साल जगाधारी जिले में हम लोग शिकार करने के लिए गए थे, आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा, खानसामा मतलब होता है खाना बनाने वाला रसोइया, ठीक है ना? खानसामा मतलब होता है खाना बनाने वाला रसोइया। आपका रसोइया अब्दुल्ला क्या कि रास्ते में एक मंदिर मिला, उसी में वो जल चढ़ाने के लिए क्या हो गया? रुक गया। और क्या है कि उसी बीच क्या एक नील गाय निकला और आपने उस पर गोली चलाई। और बोला कि शिकार का वैसा मजा यहाँ पर नहीं है, और आपने बोला था उसकी जो सिर है उसको मैस में लगाएंगे, रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। फिर तो लेफ्टिनेंट साहब बोलता है, हाँ ये बात तो मैंने बोला था, लेकिन वह मैंने कहाँ भेज दिया? विलायत मतलब अपने देश, ये चीज है। विलायत जैसे देखो, बोलचाल की भाषा में विलायत जो है, विलायत गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है लंदन को, ठीक है ना? कहता है कि पढ़ी लिखी के बड़का विलायत चली जो है ना, मतलब लंदन चलेगा। विलायत मतलब होता है लंदन, ये चीज है। तो बोला गया हाँ पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। बोला गया कि ऐसे बड़े बड़े सिंह कितना फुट के होंगे? 2-2 फुट के होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लेफ्टिनेंट साहब बोलता है, हाँ लहना सिंह, वो सिंह कितना था? 2 फुट 4 इंच का। और वो फिर बोलता है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई मतलब समझ रहा है? माचिस। वो बोलता है पीता हूँ साहब, और वो क्या लेने के लिए चले जाता है? दिया सलाई यानी माचिस। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। तो अंधे में क्या, वो झटपट जो माचिस लेने के लिए अंदर गया, तो उसको ये बात समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, और उसको अब आगे क्या करना है वो उस चीज को लेकर क्या है, अंदर खंदक की ओर भागा। खंदक की ओर भागा तो वो किससे टकराया? वजीरा सिंह से। तो हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। तो वो बोलता है कि क्या कयामत आ गई, जरा आंख तो लगने दी होती। तो वो बोलता है होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। वो बोलता है क्या कि कयामत आई है, और वो किस रूप में आई है? लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है क्या? तो वजीरा सिंह बोलता है क्या? तो लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सहोड़ा साफ उर्दू बोलता है। सहोड़ा यानी बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग ससुरा बोलते हैं ना, ना थी होता है, एक लैंग्वेज है। तो बोलता है सहोड़ा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू,
और मुझे पीने को सिगरेट दिया। वो बोलता है, वो साफ उर्दू बोलता है, लेकिन उसकी जो उर्दू है वो किस तरह की उर्दू है? किताबी उर्दू है। और वह मुझे पीने के लिए क्या देता है? सिगरेट। जबकि तुम पढ़ा होगा आगे भी, इससे पहले भी, कि जो सिख है वो तंबाकू नहीं पीते हैं, ये ना, और उसको पीने के लिए क्या दिया? सिगरेट। और वो लेफ्टिनेंट साहब 5 साल से रेजिमेंट में है, तो सबका बिहेवियर, सबका नेचर तो उसको मालूम होगा, ये चीज है। तो अब वजीरा सिंह बोलता है, तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। यानी तुरंत ये क्या हो गया कि अब हम लोग क्या है, फंस गए। सूबेदार उधर कीचड़ में चक्कर काटेगा, उन पर अलग हमला होगा, और इधर इस खंदक पर अलग हमला होगा। एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। लहना सिंह बोलता है, एक काम करो, जो यहाँ से सैनिक की टुकड़ी निकली है, बारिश का समय है, कीचड़ है, तो उनके पैरों के निशान होंगे, वो अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनके पैरों के निशान देखते देखते क्या है, उनको खोजो, उनको रोको। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, चले जाओ, खंदक के पीछे निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। और लहना सिंह बोलता है, जल्दी निकलो खंदक के पीछे से, इस तरह निकलना कि पत्ता तक न खड़के, ये चीज है। हुकुम तो यह है कि यहीं। तो वजीरा सिंह बोलता है, हुकुम तो यह है कि यहीं। तो लहना सिंह डांट कर बोलता है, ऐसी तैसी हुकुम की, मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो वजीरा सिंह को वो डांट कर बोलता है, हुकुम की ऐसी की वैसी, अभी मैं यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हूँ, जो बोल रहा हूँ वो करो, मैं तब तक क्या है, लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। फिर वो बोलता है, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। फिर वजीरा सिंह क्या बोलता है, पर तुम यहाँ तो 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। तो लहना सिंह क्या बोलता है, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। और बोला गया कि एक एक अकालिया सिख, कहने का मतलब एक अकेला सिख कितने के बराबर है? 1.25 लाख के बराबर है, यही ना। तो चले जाओ। तो यानी वो बोला ना कि तुम यहाँ 8 ही हो, तो बोला 8 नहीं 10 लाख है, क्योंकि एक अकेला सिख किसके बराबर? 1.25 लाख सैनिकों के बराबर, यही ना। तो लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उधर वजीरा सिंह को भेजा, और इधर क्या है, लहना सिंह खाई की दीवार पर आकर क्या हो गया, चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। उसने क्या देखा कि लेफ्टिनेंट साहब क्या है ना, जेब से बेल के आकार का 3 गोला निकाला। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। और क्या है ना, जगह जगह खंदक में है ना, वो घुसा दिया, और तीनों में क्या किया, एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगरी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाला ही था। यानी देखा क्या क्या, उसने 3 गो बम अलग अलग जगह रखा, और सबको एक साथ जोड़ा, और क्या है ना, दिया सलाई जलाकर, यानी माचिस जलाकर उसमें वो लगाने ही वाला था। तो बिजली की तरह, यानी बहुत तेजी से लहना सिंह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। यानी जो लेफ्टिनेंट साहब के रूप में जर्मन सैनिक था, उसकी कुहनी पर उसने क्या किया, कसकर मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। यानी जैसे धमाके के साथ में, तो वो लेफ्टिनेंट साहब क्या जमीन पर गिर पड़ा। तो लहना सिंह ने एक कुंदा, कुंदा होता है बंदूक का जो पिछला वाला हिस्सा है, बंदूक देखा होगा ना पुलिस सबके पास, लकड़ी वाला जो बंदूक रहता है, बड़ा सा राइफल, है ना, उसका पीछे वाला हिस्सा है ना, उसी को कहते हैं कुंदा। उस कुंदे से उसने क्या किया, लेफ्टिनेंट साहब के गर्दन पर मारा, एक तरह से। और देखो, और साहब आंख मीन ओ गोट माय गॉड कहते हुए चित हो गए। और यानी है ना, तो जैसे उसको मारा, तो वो डर से क्या है कि ओ माय गॉड कहते वो क्या हो गए, चित्त पड़ गया, गिर गया। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके, और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। और क्या है कि वो 3 गोला जो उसने सेट किया था, उसको निकाल करके बाहर फेंका, और उस लेफ्टिनेंट साहब को घसीट करके कहाँ लाया, सिगरी के पास। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया, और उसके जेबों की तलाशी लिया। उसके जेब में 3-4 लिफाफा था, पेज था, उसको निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी, यानी लेफ्टिनेंट साहब क्या था, बेहोश था, उसकी मूर्छा हटी। बेहोशी जब टूटा, तो लहना सिंह हंसकर बोला,
क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? तो लहना सिंह क्या है, हंसकर क्या बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है, मूड कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। वो लेफ्टिनेंट साहब को बोल रहा है कि आज मैंने आपसे बहुत बातें सीखी। क्या क्या बातें सीखी ये देखो। अब यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं जबकि सिख सिगरेट नहीं पीता है, यही ना। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका खानसामा मतलब होता है रसोईया। एक लाइन छूट गया, अच्छा। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होते, यानी कहा गया कि उस जिले में क्या होता है, नील गायें नहीं होती थी। और उनके 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं, नील गाय को सींग नहीं होता है। यानी उसने झूठ बोला था जसने के लिए, और लेफ्टिनेंट साहब ने सब बात में क्या किया, हाँ में हाँ मिला दिया था। तो बोला गया कि जगाधारी जिले में नील गाय नहीं होती थी, नील गाय को सींग नहीं होता, तो वो बोला 2 फुट 4 इंच के सींग होते थे, है ना। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, और यह भी सीखा कि जो मुस्लिम रसोईया है वह मूर्तियों पर क्या चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। खोते मतलब बताएं कि लेफ्टिनेंट साहब क्या है, कोई गधा पे बैठ के तो शिकार करने नहीं जाएगा, यही ना। तो ये चीज है। तो इन्हीं सब बातों से क्या है, लेफ्टिनेंट साहब का झूठ पकड़ा गया था, ये चीज है। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। वो फिर बोलता है कि ये तो बताओ कि इतना अच्छा से उर्दू कहाँ सीख के आए थे? हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो तो बिना डायरी के, है ना, साफ साफ 5 शब्द भी नहीं बोल पाते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। फिर बोल रहा है वहां पे कि लहना सिंह ने, है ना, कि लेफ्टिनेंट साहब के पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। और क्या है, लेफ्टिनेंट साहब ने क्या किया कि जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ कहां पर डाले, जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। वो बोला कि चालाक तो बहुत हो, लेकिन मैं भी कहाँ का लहना हूँ, मांझे का लहना हूँ, और इसको धोखा देने के लिए कम से कम तुम्हें कितना आंख चाहिए, 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। फिर वो बोल रहा है, एक कहानी सुना रहा है ना। जैसा कि तुम लोग फिल्मों में देखता होगा कि विलन जब किसी को मारता है उससे पहले एक कहानी सुनाता है। तो यहाँ पर क्या है कि लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को कहानी सुना रहा है, जर्मन सैनिक को। तो बोला गया कि 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। यानी ना, वो मौलवी क्या होता था, वो औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांट रहा था, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। और बोला गया, एक चौधरी था, वो बड़ के पेड़ के नीचे क्या होता था कि चटाई, मंजा मतलब था चटाई बिछाकर क्या होता था वहां पर, वो हुक्का पीते रहता था। और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। और वो कहता था, वो हुक्का पीते हुए कहता था कि जर्मनी वाले क्या हैं, बड़े पंडित हैं, अर्थात विद्वान हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। और वो बोलता था कि वेद पढ़कर वो किस चीज की विद्या जान गए हैं, विमान चलाने की, विमान उड़ाने की। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और बोला अगर जर्मनी वाले हिंदुस्तान आएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, गौ हत्या को बंद करवा देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। और बोलता था कि वो मंडी के बनियों को क्या करता था, बहकाता था कि इस सरकार का शासन खत्म होने वाला है, डाक घर में अपना जो रुपया रखा है उसको निकाल लो। डाक बाबू पोलहूराम, डाक बाबू का क्या नाम था, पोलहूराम। या अगर तुझे पूछे, उसने कहा था कहानी में, डाकिया का क्या नाम था, पोलहूराम। पोलहूराम भी क्या था, डर गया था, है ना। हाँ, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। और उसने क्या किया था, लाना सिंह बोला कि मैंने उस मुल्ला जी की, मैंने उस मौलवी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल दिया, और बोला खबरदार अब दोबारा इस गांव में कदम रखा तो। ये चीज है। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इतने में क्या है कि वो जो जर्मन सैनिक जो लेटा हुआ था, उसने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाला और गोली चला दिया। और वो गोली किसको लगा, लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ा है। देखो, हेनरी मार्टिनी बंदूक का नाम है,
ठीक ना। लाना सिंह की बंदूक का क्या नाम है? हेनरी मार्टिनी। यानी कि जैसे ही लाना की जंग में गोली लगा ना, तो लाना सिंह ने भी क्या किया, रिप्लाई में गोली चला दिया, और दो फायरों ने क्या किया, साहब की कपाल क्रिया कर दी, मतलब है ना, उस साहब का क्या कर दिया, वहीं पे क्रियाक्रम कर दिया। और धड़ाका सुनकर क्या है, सब या जैसे ही गोली की आवाज सुना तो सब दौड़ कर आए। तो बोधा चिल्लाया, क्या है? तो लहना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। यानी बोधा सिंह को यह बात बता दिया, एक पागल कुत्ता आया था, उसको भगा दिया, उसको यह कह करके उसने क्या किया, सुला दिया। बाकी जो और सैनिक था उसको सबको असलियत बता दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी, और क्या है कि कपड़ा फाड़कर उसने क्या किया, उसकी जांघ में जो गोली लगी थी उसको बांधा उसने। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। घाव जांग में लगा तो जांग क्या है, मांस मांस इसमें ज्यादा होता है, तो खून बहना वहां से क्या हो गया, बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े, और उतने में उधर से कितना जर्मन खाई में घुस पड़ा, 70 जर्मन। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे, थोड़े से मिनटों में वे। और देखो, कहने का मतलब है कि उधर से 70 जर्मन सैनिक खाइयों में घुस आया था, और ये 8 इधर से था। ये लोग इधर से मारते जा रहा था, और उधर से वो क्या था कि जर्मन सैनिक मरते जा रहा था, लेकिन वो क्या है कि फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहा था। और लेकिन ये सब क्या था, 8 ही सैनिक था संख्या में। अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। और अचानक में इतने में क्या है, उधर से सूबेदार हजारा सिंह का जो एक टीम पीछे गया था, तो वो सब भी तब तक में क्या हो गया था, वापस लौट आया था। तो अब क्या है कि जर्मन सैनिक दोनों तरफ से पकड़ा गया। इधर से लाना सिंह आगे से मोर्चे की अगुवाई कर रहा था, और पीछे से कौन आ गया था, सूबेदार हजारा सिंह, रे लतखोर। तो देखो, लाना सिंह क्या है कि आगे से मोर्चे की लड़ाई कर रहा था, और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह आ गया। तो बीच में क्या हो गया कि जर्मन सैनिक फंस गया। एन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। संगीन क्या होता है, संगीन पिरोना मतलब, संगीन होता है कि बंदूक में जो चाकू लगा रहता है, ठीक है ना। जब सैनिक नजदीक आ जाता है, देखो पुराने समय आज की तरह बंदूक नहीं कि एक बार में लगातार फायरिंग करते रह जाओ। पहले क्या होता था, गन को लोड करना पड़ता था, तो उसमें चाकू लगा रहता था। अगर ज्यादा लेट होता था ना, सैनिक अगर सट जाता था ना, तो वो बंदूक में ही चाकू सेट होता था, उसी से क्या होता था, उस पर भोग दिया जाता था। तो बोला गया, लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे, पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। मतलब सिखों का जो नारा है, वाहे गुरुजी खालसा, ये करके क्या इस तरह युद्ध चलता रहा, और सारे जर्मन सैनिक क्या हो गए, मारे गए, और युद्ध खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। बोला गया कि 63 जर्मन खेत आए, मतलब खेत आना मुहावरा है ना, खेत आना अर्थात क्या, युद्ध में मारा जाना। तो जर्मनी का कितना सैनिक मारा गया था, 63, और सिखों का कितना, 15। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार हजारा सिंह के दाहिने कंधे से क्या है, गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। देखो, लहना सिंह को दूसरा गोली लगा, एक गोली तो पहले जंग में लगा था, एक गोली और लगा कहां पर, उसकी पसली में। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। जो घाव हुआ ना वहां पे, खंदक का जो गीली मिट्टी था ना, उस गीली मिट्टी से उसने क्या किया, उस घाव को ढक लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना का दूसरा घाव लगा है। और देखो, किसी को उसने यह भी नहीं पता चलने दिया कि उसे दूसरी गोली भी लगी है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंती वनोपदेशाचार्य कहलाती।
वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि की सराह कर रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। यानी कि देखो, ये जो युद्ध हो रहा था फ्रांस में हो रहा था, जो ये सिख सैनिक थे ये कहाँ पर थे? फ्रांस में। फ्रांस मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था और जर्मनी धुरी राष्ट्र की तरफ से। तो वो ये चीज बोल रहा है कि फ्रांस की धरती पर जो ये सिख सब मारा गया, तो जो सूबेदार हजारा सिंह है वो लहना सिंह की है ना बुद्धि की प्रशंसा कर रहा था कि अगर आज तुम ना होते तो हम सारे लोग क्या होते? मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। बोला गया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्या था, दूसरा टीम था, वहां से फोन आया तो गाड़ी भेजा गया बीमार को ले जाने के लिए जिसको गोली उली लगा है। और सुबह तक में क्या होता, डॉक्टर सब भी आ जाता। तो एक गाड़ी में क्या है, मारे हुए लोगों को लिटाया गया और एक गाड़ी में घायल लोगों को लिटाया गया। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहे, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। और सूबेदार ने लहना सिंह की जांग पर पट्टी बंधवानी चाहे तो उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सुबह जब गाड़ी आएगी तो देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था और बोधा सिंह क्या है, बुखार से पीड़ित था, वो तड़प रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो घायल वाले गाड़ी को लेकर जाया जा रहा था ना, तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तो लहना सिंह ने क्या किया, उसे अपने बेटे बोधा सिंह और सूबेदारनी की कसम खिलाई, है ना। तो तब जाकर क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह जाने के लिए तैयार हुआ। तो वो फिर बोलता है और तुम? तो लाना सिंह बोलता है मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। और वो बोला कि मेरा हाल ज्यादा खराब नहीं, मैं खड़ा हूं और मेरे पास कौन है? वजीरा सिंह है ही। अच्छा पर, लेकिन फिर वह हजारा सिंह क्या बोलता है, अच्छा पर। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ आओ सुनिए तो बोधा फिर क्या है, गाड़ी पर लेट गया और वो फिर बोलता है कि आप भी चढ़ आओ, यानी है ना लहना सिंह को बुलाता है। फिर बोलता है सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और वो बोला, यानी लहना सिंह जाते जाते सूबेदार हजारा सिंह को क्या बोला कि सूबेदारनी को मेरा मत्था टेकना, प्रणाम कहना, और उनको अगर खत लिखना या उनसे जाना तो उनको कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। ये चीज है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तो वो बोल रहा है कि लिखना कैसा, यानी हाथ पकड़कर जब गाड़ी खुल चुका था तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह का हाथ पकड़कर बोलता है कि लिखना कैसा, कि साथ ही घर चलेंगे और घर जाकर ही कह देना कि उसने जो कहा था सूबेदारनी को तुम खुद कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। वो फिर बोलता है लहना सिंह कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाइए, मैंने जो कहा है वो लिख भी देना है और कह भी देना है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कवर बंद खोल दे, तर हो रहा है। और जैसे ही गाड़ी गया, लहना सिंह क्या हो गया, लेट गया, और वजीरा सिंह को क्या कहता है, पानी पिला दे। और वो कमर बंद खोल दे, यानी कि पसली के पास जो गोली लगा था ना, तो उसने उसको कस के बांध रखा था, तो उसको भी उसने क्या कहा, खोलने के लिए कहा। तर हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है। अब देखो है, लास्ट में बोला गया, अब देखो ले है ना जो लहना सिंह है ना, अब उसके बाद है बोला गया कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है ना, तो उसको जीवन भर की एक एक घटनाएं क्या होती है, याद आने लगती है, ठीक है ना। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति यादें बहुत साफ हो जाती है।
जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और बोला गया कि जब व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा होता है, मौत जब उसके नजदीक आता है ना, तो उसको जन्म भर की सारी घटनाएं याद आने लगती है, और सारा जो घटना धुंधला पड़ जाता है, जो याद नहीं आता है, उस समय वो भी घटनाएं याद आने लगती है। क्या याद आता है? लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ। कहानी फिर फ्लैशबैक में चले गया। एक स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में था, ये ना, गोली लगा, अब क्या है कि वो लेटा हुआ है और फिर वो अपने अतीत को याद कर रहा है, कहानी फ्लैशबैक में है। फिर कहानी कहाँ पीछे चले गया, लाना सिंह की उम्र कितनी? 12 वर्ष। कहाँ पर वो? अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यानी बोला गया कि हर कहीं उसे क्या, एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। यानी बोला गया कि हर बार क्या होता था कि लहना सिंह उससे पूछता था क्या तेरी कुर्माई हो गई, और लड़की बार बार क्या होता था, धत कहकर भाग जाती थी। जब एक दिन पूछा तो अपेक्षा के अनुरूप जब उसको उत्तर नहीं मिला, उसको क्रोध हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ? तो ये वो दुख हुआ इस बात को लेकर। तो ये सोच करके फिर क्या है, वो बोलता है, इतना सोचते सोचते, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 में राइफल्स जमादार हो गया है, ये याद रखना। या फिर क्या है कि 25 वर्ष बीत गया उस घटना को, बचपन की घटना को कितना वर्ष बीत गया है? 25 वर्ष। और अब लहना सिंह क्या है? नंबर 77 राइफल्स में जमादार बन गया है, सैनिक में भर्ती हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, और उस 8 वर्ष की लड़की से जो उसको प्रेम था वो शायद उसको भूल गया था। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया, और बोलता है कि जमादार में वो भर्ती हो गया था, लेकिन 7 दिन की छुट्टी लेकर क्या है, वो जमीन के मुकदमे की पैरवी को लेकर वो क्या आया था, घर आया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लम पर जाती है, फौरन चले आओ। और जब घर गया तो वहां पर क्या है, रेजिमेंट से एक चिट्ठी आया कि युद्ध शुरू हो गया है, फौज को फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना है। ये चीज है। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली, और साथ में क्या है, सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। और उस साथ में चिट्ठी किसका मिला था? सूबेदार हजारा सिंह का। बोला था कि हम दोनों भी जाएंगे तो तीनों साथ मिलकर चलेंगे, इसलिए मेरे घर होते ही आना। ये चीज है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, और क्या था कि उस सूबेदार का गांव क्या होता था, उसी रास्ते में पड़ता था। तो और सूबेदार और लहना सिंह में क्या था, दोनों में अच्छा बनता था। तो ये चीज है। तो लहना सिंह कहाँ पहुंचा? सूबेदार के यहाँ। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। और क्या है कि जब सूबेदार जाने के लिए तैयार हुआ तो सूबेदार अपने घर से निकल कर आया, और वो लहना सिंह को क्या बोलता है, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। और वो बोला कि सूबेदारनी तुमको बुला रही है, जाओ उससे मिलकर आओ। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार घर के लोग रहे नहीं। तो लहना सिंह सोच में पड़ गया कि सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी ये सब रही नहीं है। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना चाहा, आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना, उधर से आवाज आती है, मुझे पहचाना? तो लहना सिंह क्या बोलता है, नहीं, यही ना। तो फिर वो लड़की क्या बोलती है, सूबेदारनी क्या बोलती है, तेरी कुर्माई हो गई। तो धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालो, अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। यानी कि देखो, ये सोच रहा है, स्वप्न देख रहा है, तो इस भाव के टकराहट से क्या उसकी मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। यानी वो ये सोच ही रहा था, उस दृश्य को याद ही कर रहा था कि जब सूबेदारनी से भेंट हुआ था, सूबेदारनी ने उस पल को फिर से दोहराया। इतने में क्या होता है ना,
मूर्छा टूटा, जैसे वो पल याद है ना, तो उसका एकाएक मूर्छा टूटा। जैसे वो करवट लिया, उसके पसली से क्या हो गया, घाव बह गया, ये ना। फिर उसने बोलता है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था, ठीक ना। और वजीरा को उसने क्या बोला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। वो क्या बोल रहा है कि स्वप्न में ये सारा चीज बोल रहा है कि सूबेदारनी क्या कहती है कि मैंने तेरे को आते ही क्या क्या पहचान लिया, एक काम कहती हूँ। सूबेदारनी फिर क्या बोलती है, एक काम कहती हूँ। क्या काम कहती है कि मेरे तो भाग फूट गए। वो सूबेदारनी लहना सिंह के पास बोल रहा है कि मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो कर्म फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। और बोला गया कि सरकार ने मुझे बहादुरी का खिताब दिया है, क्योंकि उसका पति और बेटा दोनों किस में भर्ती है, फौज में, है ना। सरकार ने उसको लायलपुर में जमीन दी है, और बोला आज नमक हलाली का मौका आया है, क्योंकि अब क्या है कि सरकार का जो हम नमक खाए हैं, उस नमक को चुकाने का आज मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घघरिया पलटनी क्यों ना बना दी। लेकिन वो सरकार को कोस भी रही है, क्योंकि उसका बेटा, उसका पति अब उससे क्या है, दूर जा रहा है। ये चीज है। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। बोला एक ही बेटा है जो पिछले वर्ष है ना, 1 वर्ष उसका भर्ती हुआ, वो फौज में है। बोला गया कि उसके पीछे और 4 बेटा था, लेकिन कोई भी बचा नहीं। ये चीज है। सूबेदारनी इतना कह करके क्या हुआ, रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, और बोला कि अब दोनों क्या है जा रहे हैं, तो मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों की बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी बोल रहा है कि वो लहना सिंह को बचपन की याद दिला रहा है कि याद है कि बचपन में दही वाले की दुकान के पास जब एक घोड़ा बिगड़ गया था, तो तुमने क्या किया था कि अपनी जान के आगे खेल करके मेरी जान को बचाया था, खुद घोड़े के नीचे आ गया था। उसी तरह क्या है कि मेरे पति और बेटों की रक्षा करना, मैं तुम्हारे आगे क्या है, आंचल पसारती हूँ, भीख मांगती हूँ, ये ना। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई, मतलब अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। यानी कि देखो, वो स्वप्न में भी ये चीज देख रहा है। यानी स्वप्न कहने का मतलब है, वो अतीत की बातों को याद कर रहा है जब वो मृत्यु के नजदीक है, ठीक है ना। ये सारी घटनाएं घट चुकी है। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, नहीं वो बार बार बोल रहा है, ये सारी बात किसने कहा था, उस सूबेदारनी ने कहा था, इसलिए बोला कि उसने कहा था। ये चीज है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह। यानी देखो फिर क्या है कि आधे घंटे तक क्या है, इनकी वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह अपना सिर रखा हुआ था, और पास में ही पानी रखा था। जब भी लहना सिंह पानी मांगता था, वो उसको पिला देता था। आधे घंटे तक क्या था कि लहना सिंह चुपचाप लेटा हुआ था। फिर एकाएक बोलता है, कौन, कीरत सिंह। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। ये चीज है। तो वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। तो वजीरा ने सिंह ने कुछ सोच समझकर क्या बोला, हाँ। तो भैया मुझे और ऊंचा कर ले। तो वो बोलता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। और वो फिर क्या है कि वो उस अतीत को याद कर रहा है, और वो फिर बोला है, किरत, वो वजीरा सिंह की गोद में है, लेकिन उसे अपने भाई की याद आ रही है। तो वो बोला, कौन, किरत सिंह। तो वजीरा सिंह भी क्या है, कुछ सोच समझकर क्या बोला कि हाँ, किरत सिंह। ये चीज है। तो वो फिर अपने भाई से बात करने लगता है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा। मतलब कि अब की बार, अब की सीजन में क्या है कि आंगन के में ना उसने जो आम का पेड़ लगाया था ना, वो खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। बोला गया कि वो अपने बेटे के बारे में बता रहा है कीरत सिंह को, कि जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना, उतना बड़ा ही यह आम का पेड़ है। क्योंकि जिस समय उसके बेटे का जन्म हुआ था लहना सिंह का, उसी समय उसने क्या किया था, उस आम के पेड़ को लगाया। यहाँ पर है वे, जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह की आंसू
वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे, यानी है ना, यह बात सुनकर क्या है कि वजीरा सिंह की आंखों से क्या थे, आंसू टपक रहे थे। लास्ट में कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कुछ दिन बाद क्या है, अखबार में ये छपता है कि राइफल नंबर 77 लहना सिंह क्या है, घावों से मरा जमादार लहना सिंह, ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कहानी है, युद्ध और है ना, यानी कि प्रेम और युद्ध दोनों को इसमें दिखाया गया है कि कैसे लहना सिंह क्या है कि एक वचन को निभाने के लिए क्या है कि अपने प्राणों की बलि दे देता है। ये चीज ना है रे। हाँ, चले, चैप्टर खत्म हुआ, है ना। एक शायरी तुम लोग सुना होगा, सुना है? हाँ, सुनना चाह? नहीं। हाँ, शायरी सुनो। है, सुना दिया?